कहानी की शुरुआत में हम एक सैनिक ली को देखते हैं जो अपने सीनियर को सैल्यूट करता है और खुशी खुशी छुट्टी पर चला जाता है। जैसे ही वह पुल पर पहुंचता है, उसकी गर्लफ्रेंड कांग उसे एक तोहफा देती है। इससे पहले कि वह उससे मिलने जा पाता, ली की बटालियन का एक आदमी उसे उसके मीठे सपने से जगा देता है क्योंकि उसकी ड्यूटी का समय शुरू हो चुका था। सब तैयार होकर ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं। इधर ली चुपके से कांग योंग को फोन करता है और उससे पूछता है कि कल तुम्हारा फोन किस लड़के ने उठाया था। कांग उसे बताता है कि उसके मैनेजर ने उठाया था क्योंकि कांग रात में बहुत नशे में था। ये कहते ही कांग योंग को उल्टी होने लगती है और इधर ली को उसके सीनियर्स फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेते हैं, जो कि गैर कानूनी था। ली का साथी भी ड्यूटी के समय सो रहा था, इसीलिए ड्यूटी खत्म होने के बाद ली की पूरी टीम को हेलीपैड के 100 चक्कर लगाने की सजा दी जाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद ली फिर से कांग योंग को फोन करता है, लेकिन वह उठाती नहीं है। उसी समय सीनियर आता है और उनसे पूछता है कि क्या किसी को खाना बनाना आता है। ली हाँ में जवाब देता है और उनके साथ चला जाता है। जब वे नीचे जा रहे थे तो ली ने दूसरी बिल्डिंग की खिड़की से एक बहुत अजीब नजारा देखा कि कुछ मरीज एक दूसरे के साथ अजीब बर्ताव कर रहे थे, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये लोग अब किचन में आ गए थे, जहां ली एक शेफ से फोन लेकर कांग योंग को फिर से कॉल करता है और बिना कुछ सोचे समझे बोलना शुरू कर देता है। कांग को जवाब देने का मौका भी नहीं देता। इस समय गैंग योंग लंच कर रहा था। ऑफिस में सब उसके बॉयफ्रेंड के बारे में अजीब बातें करने लगते हैं। फिर कांग वोंग वहां से उठकर चला जाता है। जब रात होती है तो ली कांग योंग को फिर से कॉल करता है। फिर कांग योंग गुस्से में उससे कहता है कि मुझे तुमसे ब्रेक चाहिए। ली को लगा कि वह ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वह उसके कॉल से तंग आ गई है, लेकिन खान ने कहा मुझे सच में ब्रेक चाहिए। ली, तुम अभी 2 साल तक शादी नहीं कर सकते और 2 साल बाद हमारे रिश्ते का क्या होगा। ये सब कहते हुए कांग के लहजे में उदासी थी। पत्नी ने भी बस इतना ही जवाब दिया, जो तुम्हें ठीक लगे। कांग तब भी उदास था जब उसका मैनेजर उसे लेने आया, जो उसे एक रेस्टोरेंट ले गया। इधर जब वे बात कर रहे थे तो ली गैंग को कॉल करता रहा, जिसे उसने इग्नोर कर दिया। फिर उसे एक अनजान नंबर से वॉइस मैसेज आया जिसे वह वॉशरूम में सुनती है। यह ली का मैसेज था जिसमें वह उससे कहता है कि वह बस दुखी महसूस कर रहा था और अपने बारे में सोच रहा था। तुम्हारी भी एक जिंदगी है और तुम्हें इसे जीने का हक है। तुम मेरे बिना ज्यादा खुश रहोगी, तो चलो अब ब्रेकअप करते हैं। ये सुनकर कांग पूरी तरह टूट गई। ये सब होने के बाद उसने ली को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर पाया। खैर, अब मैनेजर कांग के साथ बाहर आता है और उससे कहता है कि कांग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वह कांग को प्रपोज कर रहा था, लेकिन कांग समझ नहीं पाई और इसी बीच किसी ने उनकी कार से टक्कर मार दी और विंडस्क्रीन तोड़कर उनकी कार के अंदर आ गया। यह इतना बुरा एक्सीडेंट था कि उसकी आंख निकलकर टैंक की गर्दन पर आ गिरी। टैंक ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, वह चीख पड़ी। वह डर गई, लेकिन उसने देखा कि उसके सामने वाला आदमी अभी भी जिंदा है। उसने मैनेजर से इस आदमी की मदद करने के लिए कहा, लेकिन मैनेजर अभी भी शॉक में बैठा था। बाहर आकर वह लोगों से मदद मांगती है और देखती है कि यंग नाम का एक मशहूर एक्टर यहाँ खड़ा था, जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कांग के साथ मिलकर इस आदमी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वह सांस ले रहा था। यंग उसे CPR देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से खून निकल आया और यंग एक तरफ गिर गया। अब यंग मैनेजर से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन मैनेजर पहले से ही डरा हुआ था। ये लोग अभी भी खड़े थे और उन्होंने गैंग को दूर से देखा। एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया जो कंट्रोल से बाहर था और उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन किस्मत से वह उनसे दूर मुड़ जाता है और एक स्टोर से टकरा जाता है। लेकिन यहाँ भी इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई। जबकि दूसरी तरफ हमें ली और उनकी टीम एक बिल्डिंग में एक कॉन्फ्रेंस में दिखाई देती है। फिर बिल्डिंग में सभी लोग एक प्लेन को बिल्डिंग की तरफ आते हुए देखते हैं। सभी को लगा कि यह प्लेन बिल्डिंग से टकरा जाएगा, लेकिन बिल्डिंग से टकराने से ठीक पहले यह मुड़ जाता है और सड़क पर क्रैश हो जाता है। सड़क पर प्लेन क्रैश होने की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसमें भी कई लोगों की मौत हो गई। उस जगह को देखकर ली सार्जेंट से कहता है कि हमें लोगों की मदद के लिए वहां जाना चाहिए। सार्जेंट उसकी बात मान जाता है। ली और उसके साथी होटल मैनेजर के साथ लिफ्ट से नीचे एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं और वहां का सीन देखकर चौंक जाते हैं। जहां एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। लोग एक दूसरे को काट रहे थे और अजीब तरह से जल भी रहे थे। फिर लिफ्ट के पास भी एक ऐसा ही अजीब इंसान आया, जिसका रूप देखकर ली और हम समझ गए कि ये अजीब हरकतें करने वाले लोग हैं। असल में वे ज़ॉम्बी बन गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता कैसे। कुछ देर के लिए ली को लगा कि सब कुछ एक बुरा सपना है, लेकिन फिर उसने देखा कि एक आधी लाश उसकी तरफ आ रही है और उस पर हमला करने के लिए तैयार है। उसे देखते ही वे उससे बचकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी एक ज़ॉम्बी खुद को उससे बचाने के लिए उन पर हमला कर देता है। तीनों मिलकर उसे लाइटर और ऑनेल स्प्रे की मदद से जला देते हैं। ऐसा करते ही मैनेजर को होटल के एक स्टाफ का कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि नीचे सभी फ्लोर पर ऐसे ही ज़ॉम्बी ने तबाही मचा रखी है।
इधर गैंग के सामने ही जिस आदमी की उन्होंने मदद की थी वो ज़ॉम्बी बन जाता है। ये देखकर इन लोगों को भी पता चल जाता है कि शहर में ज़ॉम्बी ब्रेकडाउन हो गया है। इस ज़ॉम्बी से खुद को बचाने के लिए वो एक सैलून में आती है और सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल करके घर पर रहने को कहती है। यहाँ हम ली और उसके दोस्त को सीनियर्स के साथ मीटिंग में देखते हैं, जो अपने सीनियर्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सिचुएशन बहुत खराब है और उन्हें अपने परिवार वालों से बात करने की परमिशन दी जानी चाहिए। इस बार सीनियर्स मान गए। सब अपने फोन निकालते हैं। जैसे ही फोन ऑन होता है, ली को गैन के बहुत सारे मैसेज दिखते हैं और वह उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका फोन स्विच ऑफ था। अब ली थक रहा था तो उसका दोस्त आया और उसे दिलासा दिया। अब हम कांग और उसके गर्रुप को देखते हैं। फेमस एक्टर यांग बताता है कि मैं इस शहर का नहीं हूँ, मैं यहाँ एक होटल में रुका हुआ हूँ। यह वही होटल था जिसके ऊपर ली और सैनिक खूबसूरती दिखा रहे थे। यह सुनकर यांग एक फोटो निकालता है और कांग को दिखाता है जिसमें ली भी था, और यह देखकर कांग बहुत एक्साइटेड हो गया। लेकिन वे दोनों हंसने लगे क्योंकि दोनों को ली पूरी तरह से बकवास लगा। गैन उनकी बातों से दुखी हो जाता है और जब वह अपना फोन ऑन करता है तो देखता है कि ली के बहुत सारे मैसेज थे। ली ने उससे कहा था कि वह जहां भी हो सेफ रहे और मुझे अपनी लोकेशन भेजे, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। ये देखकर जब गैंग ली को कॉल करता है तो नेटवर्क न होने की वजह से वह कॉल रिसीव नहीं कर पाती। कांग पीछे मुड़कर दोनों को बताता है कि ली जिंदा है और मैं उसके पास जा रहा हूँ। ये सुनकर यंग कहता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये लोग अभी बाहर निकले ही थे कि कांग सड़क पर गिर गया। मैनेजर ने उसका मजाक उड़ाया कि कोई सीधी सड़क पर कैसे गिर सकता है, लेकिन देखा कि उसके जूतों के फीते खुले हुए थे। ये देखकर गैंग यादों में खो गया। फीते खोलना भी उसे ली ने ही सिखाया था। इधर सभी सैनिक खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे कि शेफ इतनी जल्दी ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन वह सैनिक अभी भी जिंदा था। वह ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना? इन्हीं बातों के दौरान दरवाजा जोर से बजने लगा। बाहर ज़ॉम्बी था। सीनियर ने दरवाजा लात मारकर खोला और दूसरा सैनिक मदद के लिए दौड़ा, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी वाली कहानी के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। और जैसे ही वह उसके पास गया, ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया। सीनियर ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन वह फिर उठ खड़ा हुआ। सीनियर्स ने किसी तरह उसे फिर से मार डाला, लेकिन फिर दूसरा आदमी भी ज़ॉम्बी बन गया, जो अब उनके कंट्रोल से बाहर था। एक सिपाही ने उस पर गर्म पानी फेंका और केतली से उसे मारने की कोशिश की, जबकि पीछे से सिपाही भी उस पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन कोई भी उसे नहीं लगी। यह देखकर सुजान ने एक ऑफिसर के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे एक ही शॉट में मार डाला। सीन फिर से कैंप में शिपट हो जाता है, जो अभी भी अतीत में खोया हुआ है। असल में वह और ली एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहां सब लोग गैन को पसंद करते थे और उसे प्रपोज भी करते थे। ली अपने दोस्त से पूछता है कि उसमें ऐसा क्या खास है कि सब उसके पीछे भागते हैं। मुझे उसमें कुछ खास नहीं दिखता, डे के दोस्त ने कहा, लेकिन वह तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। ली ने जवाब दिया, हाँ नहीं, मैं उस कॉलेज का हीरो हूँ। ये सब बातें करते समय ली को नहीं पता था कि कांग उसका पीछा कर रही है और सब कुछ सुन रही है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। खैर, आज ली को एक आइसक्रीम बार में नई नौकरी के लिए जाना था। जहां नौकरी के इंटरव्यू के बाद बॉस उससे कहता है कि तुम्हारा सीनियर तुम्हें सिखाएगा। यमहा सीनियर में सब कुछ कोई और नहीं बल्कि गैंग था। यह देखकर वह शर्मिंदा हो गया। कांग ने कुछ नखरे दिखाने के बाद उसे काम समझाया। जब दोनों ने साथ काम करना शुरू किया तो उन्हें एक दूसरे की आदतें भी पता चल गईं। एक दिन गैंग अपने सभी ग्रीक्स के लिए गिफ्ट लाई, एक जैसे ग्लव्स, लेकिन वह ये ग्लव्स ली के लिए नहीं लाई थी। सबने पूछा कि तुम ली के लिए क्यों नहीं लाई? तब गैंग ने झूठ बोला कि ग्लव्स दुकान पर खत्म हो गए हैं। असल में वह उन्हें ली के लिए लाई थी। काइफ उसके लिए कुछ खास लाना चाहता था। वह उसके लिए एक मफलर लाई थी। जब उसने ली को दिया तो ली ने बहुत बदतमीजी करते हुए 2 बार लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। उसका यह रवैया देखकर किफ को गुस्सा आता है। फोन पर अपना गुस्सा निकालने के लिए वह अपनी दोस्त से ली की बुराई करने लगती है और उसे पता भी नहीं चलता कि ली उसके पीछे खड़ा होकर यह सब सुन रहा है। इधर ली का कलीग उससे पूछता है, क्या तुम किफ को पसंद करती हो? क्या तुम उसकी दोस्त नहीं हो? जब किफ नहीं में जवाब देता है तो वह उससे कहता है कि असल में मैं खुद किफ से दोस्ती करना चाहता हूँ। मैनेजर से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से कांग रोते हुए वहां से चला गया। ध्यान में ली ने उसका पीछा किया और कांग को अपनी जैकेट दी, लेकिन कांग ने उसे फेंक दिया और उठकर आगे बढ़ गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक डानाप गिर गई क्योंकि उसके जूतों के फीते ढीले थे। यह वह दिन था जब ली ने उसे जूतों के फीते बांधना सिखाया था। सीन अभी आते हैं जहां गैंग को अपने सामने एक आदमी को देखकर होश आता है। उसके पैर पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान था और वह उल्टी कर रहा था। यह आदमी कांग से पूछता है कि क्या वह मेरी मदद कर सकता है। कांग के साथ खड़े मैनेजर ने तुरंत कहा, नहीं, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। उसे एक ज़ॉम्बी ने काटा है। लेकिन कांग का दिल नरम था और वह उसकी मदद करने के लिए मर जाता है। यांग और कांग बस उसे सहारा देते हैं जब कई ज़ॉम्बी उनके पीछे आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए वे एक रेस्टोरेंट में भागते हैं और वहां वे इस आदमी को बांध देते हैं, क्योंकि वह कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। यहाँ बंधे होने पर भी यह आदमी उल्टी करने लगता है। फिर यांग उससे पूछता है कि उसने कितनी पी है। वह आदमी कहता है कि वह सुबह से पी रहा है। उनकी बातचीत के दौरान अचानक एक
एक ज़ोंबी उनके किचन में आ जाता है। ये टाइड मैन भी उसके सामने था, लेकिन ज़ोंबी उसे छोड़कर कांग पर हमला कर देता है। अच्छा हुआ कि गैंग साइड हो गया और शेल्फ ज़ोंबी पर गिर गई, जिससे ज़ोंबी वहीं मर गया। यह ज़ोंबी पहले एक पुलिस ऑफिसर था, जिसकी जेब से यांग एक अल्कोहल डिटेक्टर निकालता है और इस आदमी को चेक करता है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। फिर यंग गैंग और मैनेजर को बताता है कि यह आदमी अभी ज़ोंबी नहीं बना है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और इसी वजह से कोई दूसरा ज़ोंबी उसके पास नहीं आया। यही लंग की सोच है कि शराब ज़ोंबी से बचा सकती है और वह उन सभी से कहता है कि हमें भी शराब का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़ोंबी हमारी तरफ अटैकट न हो। कांग यन्हा बैठी है और यंग उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। इस दौरान वह ली को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी नाकाम रही। जैसे ही उसने ड्रिंक पी, वह अतीत में चली गई। पहले भी उसने अपने पापा के अंतिम संस्कार में शराब पी थी, जब ली अंतिम संस्कार में सबका ध्यान रख रही थी। अंतिम संस्कार के बाद गैंग ने ली को उसके पापा का लाइटर तोहफे में दिया। ली ने कहा कि मैं सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता। कांग ने बताया कि मेरे पापा भी सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन यह लाइटर उस आदमी ने तोहफे में दिया था, इसीलिए वह इसे हमेशा अपने पास रखते थे और मैं चाहता हूँ कि तुम यह लाइटर हमेशा अपने पास रखो। यह कहते ही के भी सिगरेट पीने की एक्टिंग करने लगता है और कांग इस छोटे से काम से बहुत खुश हो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। ली कांग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कांग इस समय उसका कॉल नहीं उठाता और वह रोने लगता है और ली अब अपनी जेब से वही लाइटर निकालता है जो कांग ने उसे दिया था। अंदर बैठे सभी सैनिक न्यूज देख रहे थे। न्यूज में इस ज़ोंबी वायरस के बारे में बताया जा रहा था। ये ज़ोंबी वायरस इंसान के दिमाग पर असर करता है और सबसे पहले इंसान को ज़ोंबी बनाता है, जिसके बाद वह इंसान दूसरे को काटना शुरू कर देता है और काटने की वजह से यह ज़ोंबी वायरस दूसरे के शरीर पर भी असर करता है और उसे भी ज़ोंबी बना देता है। इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था और सभी को घर पर रहने के लिए कहा जा रहा था। न्यूज सुनते हुए एक सैनिक उन सबसे पूछता है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि जब सभी सैनिकों का ध्यान उसकी तरफ गया तो वह कहता है कि याद है कल जिस सैनिक को शेफ ने काटा था उसे ज़ोंबी बनने में कितना समय लगा था, लेकिन दूसरा सैनिक और वन्हा का शेफ कुछ ही मिनटों में ज़ोंबी बन गए। उसने कुछ पी लिया था जिसकी वजह से वह देर से ज़ोंबी बना। वह अपनी कैब खोलता है और कुछ निकाल कर बताता है कि उसने यह मेरे सामने पी लिया। सब उसे देखते हैं, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। इसी बीच उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह अपने सीनियर के कमरे से बाहर भागता है और देखता है कि सीनियर ने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह ज़ोंबी वायरस से प्रभावित है और जल्द ही ज़ोंबी में बदल जाएगा। सीन कटता है और हम कांग के ग्रुप को देखते हैं जो पूरी तरह नशे में थे। वे पूरी रात से पी रहे थे। अब होश में आने के बाद कांग उनसे कहता है कि चलो उस होटल में चलते हैं, जन्हा ली है। लड़का पूछता है कि हम वन्हा जाकर क्या करेंगे। यंग बताता है कि ली का बॉयफ्रेंड वन्हा है, एक सोल जय जो हमें बचा लेगा और मेरी अमेरिकन कार भी वहीं है। यह लड़का वन्हा जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कांग खड़ा हुआ और एक गोल्फ स्टिक लेकर यंग के साथ बाहर चला गया। लेकिन जब वे बाहर गए तो उन्होंने देखा कि ज़ोंबी उनके पीछे थे, लेकिन उस लड़के के पीछे नहीं जिसे कल से एक ज़ोंबी ने काटा था। एल अब उन्हें बचाने के लिए वह ज़ोंबी का ध्यान भटकाता है और कार का हॉर्न बजाता है। जैसे ही ज़ोंबी खत्म होते हैं, ये लोग एक दुकान के अंदर चले जाते हैं और बाहर वाला आदमी ज़ोंबी को जलाने लगता है। यह देखकर नशे में धुत कांग और यंग का खूब मनोरंजन हो रहा था। जिस जगह पर ये लोग इस समय आए थे वहां भी बहुत सारी बियर की कैन थीं और ये लोग उन्हें फिर से पीने लगे। जब किम नाम का वह आदमी ज़ोंबी को जलाने के बाद अंदर आया तो कांग ने कहा, क्या तुम फिर से ऐसा कर सकते हो? यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि किम उसके कहने पर भी बाहर नहीं जाता, लेकिन वह बाहर नहीं जाता। बास्केटबॉल प्लेयर आते हैं और ज़ोंबी से लड़ने लगते हैं। सीन कट जाता है और हमें यन्हा सैनिक दिखाए जाते हैं। ली और उसका दोस्त यन्हा से बाहर जाकर अपने परिवार को बचाना चाहते थे, इसलिए वे एक प्लान बनाकर अपने सीनियर्स के पास आए। उन्होंने सीनियर्स को बताया कि कल बिजली चली गई थी, लेकिन हमारे पाइप में अभी भी पानी आ रहा है, जिसका मतलब है कि होटलों के जनरेटर चल रहे हैं और हमारे रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में अगर रिसोर्स खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे? हमें नीचे जाकर उन्हें बंद कर देना चाहिए। इससे पहले कि सार्जेंट उनकी बात मान पाते, उन्हें बटालियन कमांडर का फोन आता है, जो उन्हें खुशखबरी देता है कि वह उनकी सारी खाने की सप्लाई और रिसोर्स हेलीकॉप्टर से उन तक भेज रहा है। ये सुनकर सभी सैनिक खुश हो गए, लेकिन ली और उसका दोस्त नहीं, जिन्होंने बाहर जाने का प्लान बनाया था। सार्जेंट ने कहा कि जब तक हमारे पास खाने पीने का सामान है हम यन्हा रह सकते हैं। अब अचानक ये सारे लोग हेलीकॉप्टर लेने के लिए हेलीपैड की तरफ आए, लेकिन यन्हा आने के बाद उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर अजीब तरह से हिल रहा था। उन्होंने कमांडर को भी बताया कि हेलीकॉप्टर कैसे हिल रहा था। यन्हा लैंड करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। हो सकता है कि इसके अंदर ज़ोंबी भी हों, इसीलिए ये हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कमांडर ने वहीं से हेलीकॉप्टर को शूट करने का ऑर्डर दिया और जैसे ही यह टोप की रेंज में आया, हेलीकॉप्टर पर टोप से हमला हुआ, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगा, जिसे गैंग और उसके साथी भी दूर से देख रहे थे।
अब वे चारों उस हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगे। वहीं यहाँ हम सार्जेंट को देखते हैं जिसे उसके बटालियन कमांडर का फोन आया था। वह हेलीकॉप्टर के खराब होने पर बहुत गुस्सा हो रहा था। फिर सार्जेंट उससे कहता है कि अभी यह कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बड़ी बात यह है कि हमारे पास कोई सप्लाई नहीं है। आप हमें यह बिल्डिंग छोड़ने का ऑर्डर दें, वरना हम बिना खाने पीने के मर जाएंगे। लेकिन कमांडर ने फिर भी उन्हें इस बिल्डिंग से जाने नहीं दिया, जिसके बाद वह सैनिकों के साथ मीटिंग करने आया। वह अब अपना फैसला लेने वाला था। वह सैनिक से कहता है कि हम आज शाम को ही कर लेंगे। उसी मीटिंग में खड़ा सू जॉन भी सार्जेंट से बंदूक मांगता है, लेकिन सार्जेंट कहता है कि मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि हम तुम्हें बंदूक नहीं दे सकते क्योंकि तुम एक आम नागरिक हो। बिल्डिंग के बाहर दिखाया गया है कि वे चारों यहाँ इस टावर तक पहुँच गए थे, लेकिन जैसे ही वे इस बिल्डिंग के सामने गए, वन्हा की हालत देखकर कांग फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत सारे जोम्बी थे और कांग को लगा कि शायद इन जोम्बी ने उसे भी अपना शिकार बना लिया हो। उसकी हालत देखकर यंग उससे कहता है कि मुझे पता है कि ली तुम्हें जरूर फोन करेगा, हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाकर उसका इंतजार करना चाहिए। यह तय करने के बाद ये लोग इस बिल्डिंग की पार्किंग में जाने लगते हैं। पार्किंग में आने के बाद योंगान सबसे कहता है कि हमें उसकी कार ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। वह सबको अपनी कार का नंबर बताता है और सब कार ढूंढने लगते हैं। और इसी बीच यहाँ बहुत सारे जोम्बी भी आ जाते हैं। काई और मैनेजर उन जोम्बी से खुद को बचाने के लिए छिप जाते हैं, लेकिन ये सभी जोम्बी मिलकर यंग पर हमला कर देते हैं और यह देखकर गैंग बहुत परेशान हो गया। वे उसे बचाने के लिए उसके पास जाना चाहते थे, लेकिन मैनेजर ने उसे कसकर पकड़ लिया और वहां से ले गया। किम, जो नया लड़का उनसे मिला था, यंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब में वहां आग लग जाती है और सभी जोम्बी मारे जाते हैं। ऊपर हमें सैनिकों की एक और मीटिंग दिखाई गई है। ये लोग जोम्बी से बचकर बाहर निकलने का प्लान बना रहे थे। सर्च करने वालों ने कहा कि हम पहले VIP लाउंज में जाएंगे और वहां से लिफ्ट से नीचे जाएंगे। प्लान बनाने के बाद सभी सैनिक इस प्लान पर काम करने के लिए बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सीढ़ियों में चारों तरफ खून ही खून था। और फिर बहुत सारे जोम्बी आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनके पास बंदूकें थीं जिनसे वे जोम्बी पर हमला करके उन्हें रोकने लगे। वे तेजी से जोम्बी को मार रहे थे। ये लोग सभी जोम्बी को मार रहे थे। आखिर में VIP लोग लॉन्च पर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ हमें नीचे खान दिखाया गया। यंग के मनाने पर खान बहुत परेशान था, टैंक के साथ किम भी, लेकिन मैनेजर उतना परेशान नहीं लग रहा था, जिसे देखकर किम उसे बहुत डांटता है। खैर, अब जो भी हो, उन्हें आगे भागने का प्लान बनाना था। मैनेजर ने किम से कहा कि जाकर यंग की कार ले आओ, लेकिन किम को कार चलानी नहीं आती थी। अब गैंग और मैनेजर बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि जोम्बी उनकी तरफ अटैकट हो रहे थे। सिर्फ किम ही था जिससे जोम्बी कुछ नहीं कह रहे थे। कांग को मजबूर होकर कहना पड़ा कि तुम कार में बैठो और मुझे अपना फोन नंबर दो, मैं तुम्हें फोन पर कार चलाने के लिए गाइड करूंगा। किम उसकी बात मान जाता है और कार ढूंढने चला जाता है। किम इस तरह से इन जोम्बी को हरा देता है। वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कोई नॉर्मल इंसान हो। जोम्बी भी उससे कुछ नहीं कह रहे थे। वह कार के पास पहुंचा और कार में बैठ गया। उसने अब टैंक और मैनेजर को फोन किया। ये लोग अब किम को कार चलाना सिखा रहे थे और मोबाइल पर भी। किम को लगा कि वह शोर मचा रहा है, लेकिन फिर भी कोई जोम्बी उसके पास नहीं आया। लेकिन यन्हा गैंग और मैनेजर की आवाजों की वजह से बहुत सारे जोम्बी उनके पास जमा हो गए। सीन कट होता है और हमें सैनिक दिखाए जाते हैं, जहाँ सार्जेंट दो लोगों की टीम बनाता है और सभी को फैलने के लिए कहता है। ली और उसका दोस्त वॉशरूम जाते हैं। फिर वे देखते हैं कि उन्हें वाईफाई सिग्नल मिल रहे थे, जिसे देखकर ली बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत कांग को कॉल किया। कांग, जो इस समय किम को गाड़ी चलाना सिखा रहा था, तुरंत अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और ली का कॉल रिसीव करता है और दोनों इतने समय बाद एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। ली कांग को सुरक्षित रखने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और वह कांग से पूछता है, तुम कहाँ हो? फिर कांग उससे बदले में सवाल करता है। वह उससे पूछती है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी बिल्डिंग में आई हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम किस फ्लोर पर हो, मैं वहीं आऊंगी। ये सुनकर गी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ कैसे आए? ये बहुत खतरनाक जगह है गैंग, तुम किसी सुरक्षित जगह पर जाओ यहाँ से प्लीज। जिस पर गैंग कहता है, मैं बहुत बहादुर हूँ, तुम बस मुझे अपना फ्लोर नंबर बताओ, मैं आकर तुम्हारी भी रक्षा करूंगा। कंगारी झूठ बोलता है कि मैं इस बिल्डिंग में हूँ ही नहीं, तुम कैंट जाओ, वहाँ बहुत सारे सैनिक होंगे जो तुम्हें बचा लेंगे। वह कुछ और कह पाता, उससे पहले ही वह रो रहा था और बोल रहा था। गैंग का फोन कट जाता है। फोन कटने से ली भी बहुत परेशान हो गया। वह रोने लगा। फिर उसके दोस्त ने उसे समझाया, देखो ली, अगर वह अभी भी जिंदा है तो इसका मतलब है कि वह बहुत बहादुर है और भविष्य में भी अपना ख्याल रख सकती है, तुम उसकी चिंता मत करो। ये सभी लोग अब ऊपर जाते हैं, जहाँ दिखाया गया है कि सार्जेंट ने एक शेफ को पकड़ा था जो किस्मत से अभी तक जोम्बी नहीं बना था, क्योंकि वह नींद की गोलियां खाकर सो रहा था। उसके हाथ का खाना बनवाने के बाद ये लोग खाने का मजा लेने लगे और तभी सार्जेंट को पीछे से कुछ खिड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी और जब वह चेक करने गया तो AC के अंदर से एक जोम्बी निकला और उस पर हमला कर दिया। यहाँ नीचे किम के पास दिखाया गया था कि किम ने कार स्टार्ट कर ली थी, लेकिन वह उसे आगे नहीं
चला पा रहा था क्योंकि कांग का कॉल कट गया था। अब उसकी कार के चारों ओर बहुत सारे ज़ॉम्बी जमा हो गए थे। उन्हें एक तरफ धकेलने के लिए वह एक्सीलेटर दबाता है। वह उस जगह पहुंचता है जहां कांग और मैनेजर थे। उसने कार से वहां के सभी ज़ॉम्बी को मार डाला, जिसके बाद कांग और मैनेजर जल्दी से बाहर आकर कार में बैठ जाते हैं। मैनेजर ने अब ड्राइविंग सेट संभाल लिया था, जिसके बाद उसने जल्दी से कार बाहर दौड़ रही थी। बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि अब उसके पीछे बैठे लड़के की आंखें लाल होने लगी थीं। यानी केम अब ज़ॉम्बी बनने लगा था। और जैसे ही उसे यह बात याद आती है तो वह कार से नीचे उतर जाता है। सीन फिर से कट जाता है और हम होटल में देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने सार्जेंट पर हमला कर दिया था और यहाँ वे सब कुछ कर पाते उससे पहले ही शोर सुन लेते हैं। आधा ज़ॉम्बी उन पर हमला करने आता है, जिस पर वे सब गोली चलाते हैं, लेकिन सुजो को छोड़कर किसी का निशाना सही नहीं लगता। इस ज़ॉम्बी को मारने के बाद वे देखते हैं कि सार्जेंट भी ज़ॉम्बी के रूप में उनके सामने आ गया था, जिस पर उनका कमांडर गोली चलाता है और सीन यहीं से कट जाता है और हमें फिर से कांग और उसके साथी वह लड़का दिखाया जाता है जो उनकी कार से उतरा था। कांग उससे कहता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, लेकिन वह लड़का कहता है नहीं, मुझे यहीं रुकना है और कुछ काम करना है। दुखी मन से मैनेजर कांग को समझाता है कि वह हमारे साथ नहीं आ सकता और ये लोग आगे बढ़ते हैं कार आगे। और बैकग्राउंड में दिखाया गया है कि अब वह लड़का आखिरकार ज़ॉम्बी में बदलने लगा था, जिसके बाद कहानी के आखिर में हमें एक अजीब लाल आंख दिखाई जाती है जिसकी ये आंखें हैं। यह एक रहस्य है और इसी रहस्य के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है कि इन ज़ॉम्बी ने यहाँ कितनी तबाही मचाई है और वे कैसे खत्म होंगे। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना।